हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन लाल क्लासेस में। आज हम बिल्किस बानो केस को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कल गुजरात गवर्नमेंट को काफी ज्यादा फटकार लगाई और उसके जो 11 अपराधी थे उन्हें दोबारा जेल में भेज दिया गया और ये बताया गया कि वो 11 अपराधी 2 हफ्तों के अंदर जेल के सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मामला कब उठा, ये मामला कैसे हुआ और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को फटकार लगाई, ये सारी चीजें आज हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी, करंट अफेयर से रिलेटेड हर एक जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिल्किस बानो केस स्टार्ट हुआ 27 फरवरी 2002 से, जब अयोध्या से एक ट्रेन साबरमती कार सेवकों को लेकर गुजरात आ रही थी। गुजरात जब पहुंचने वाली थी तो एक जगह पड़ता है गोधरा। गोधरा डिस्ट्रिक्ट के पास इनकी ट्रेन को रोक लिया गया और बोगियों को चारों तरफ से बंद करके आग लगा दी गई। उसमें कार सेवक बैठे थे जो अयोध्या गए थे राम मंदिर के लिए, और वो कार सेवक उस बोगी में आग की वजह से जलकर मर गए। जब कार सेवकों की निर्मम हत्या हुई, इसके बाद गुजरात में काफी बड़े अरसे पे दंगा फैल गया और वो दंगा इतना बड़ा था कि कई सारे लोग प्रभावित हुए और उसी दंगे की चपेट में आ गई बिल्किस बानो। जी हाँ, बिल्किस बानो जिस केस गांव में रहती थी, बिल्किस बानो का जो केस है यहीं से उठता है। बिल्किस बानो जिस गांव में रहती थी वो गांव का नाम था राधिकापुर, दाहोद डिस्ट्रिक्ट। वहां पर काफी बड़े अरसे से वायलेंस फैल गया। मामला है 28 फरवरी 2002 को, जब बिल्किस बानो ने अपना गांव छोड़ दिया क्योंकि काफी बड़े अरसे पर इनके गांव में दंगा फैल चुका था। बिल्किस बानो की फैमिली में कुल 17 लोग थे और उसमें इनके हस्बैंड, 3.5 साल की बच्ची और ये खुद, ये सब लोग अपने गांव छोड़कर पलायन कर दिए। जब ये चाओपुर पहुंचे 3 मार्च 2002 को, तो 20 लोगों ने इनके ऊपर हमले कर दिए डंडे, चाकू और छुरी के साथ। उन्हीं 20 लोगों में ये 11 लोग थे जो कन्विक्ट हैं। 11 लोगों ने क्या किया कि इनकी मदर, 3 अन्य महिलाओं और इनके साथ बलात्कार किया, जिसमें से जब ये होश में आई, बिल्किस बानो जब होश में आई, तब पता चला कि 6 लोग मिसिंग हैं, 4-5 लोगों की हत्या कर दी गई है। इनकी फैमिली में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, ये खुद, 3.5 साल की बच्ची और इनके हस्बैंड। इन्होंने एक आदिवासी महिला से मदद मांगी कि उन्हें कुछ कपड़े दे दिए जाएं जिससे वो किसी स्टेशन पर जाके, पुलिस स्टेशन पर जाके अपनी FIR लॉन्च करा सके। उस आदिवासी महिला ने इन्हें कपड़े दिए, इन्होंने कपड़े पहने और एक पुलिस स्टेशन गई जहां पर इन्होंने अपनी FIR लॉन्च कराई। अकॉर्डिंग टू सीबीआई इस पे कहती है कि जब ये FIR लॉन्च कराने गई तो वहां का जो हेड कांस्टेबल था सोम भाई गौरी, उसने इनके मटेरियल फैक्ट को उस पर लिखा ही नहीं, सप्रेस कर दिया, दबा दिया, और इन्होंने जो अपनी बातें बताई थी गैंगरेप के बारे में, मर्डर के बारे में, उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी उस चार्जशीट में नहीं मिलती है। FIR लिखाने के बाद इनको गोधरा रिलीफ कैंप में भर्ती कराया गया क्योंकि इनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक थी। क्या हुआ स्टूडेंट्स कि गोधरा रिलीफ कैंप के बाद जब ये लोगों से मिली और इन्होंने अपनी बात बताई, तो फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने संज्ञान में लिया और इस मामले में CBI इन्वेस्टिगेशन बैठा दी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस मामले में CBI जांच करेगी। CBI ने जब जांच किया तो CBI पाई कि कई सारे एविडेंस को हटा दिया गया है। मतलब पोस्टमार्टम इस तरीके से किया गया है कि बॉडी पहचान में ना आए, एविडेंस अच्छे तरीके से ना मिले। और अकॉर्डिंग टू सीबीआई ने ही कहा कि हेड कांस्टेबल सोम भाई गौरी ने कई मटेरियल फैक्ट को गायब कर दिया गया है, कई मटेरियल फैक्ट को इन्होंने हटा दिया। स्टूडेंट्स, जब ये केस स्टार्ट हुआ, मतलब जब ये 11 अपराधियों के ऊपर केस चलने लगा, तो बिल्किस बानो को कई सारी धमकियां, फोन थ्रेट कॉल्स और जान से मारने के भी धमकियां मिलने लगी। तो इसी वजह से इन्होंने जब कोर्ट में गुहार लगाई तो इस केस को गुजरात से उठाकर महाराष्ट्र कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब इतनी चीजें तो आप लोगों को क्लियर होंगी। अब बात करते हैं कि इनके 11 अपराधी छूटे कैसे। स्टेट गवर्नमेंट को क्या ये पावर थी कि छोड़ दें? ये पावर किसके पास होती है? रिमिशन, इसे रिमिशन कहा जाता है। जब किसी अपराधी को उसकी सजा पूरी होने से पहले छोड़ दिया जाता है तो उसे रिमिशन कहा जाता है। देखिए, जब ये केस गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर हुआ तो महाराष्ट्र कोर्ट ने 11 अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। ये 11 अपराधियों में एक अपराधी था राधेश्याम। ये सुप्रीम कोर्ट जाता है और बोलता है कि मैंने 15 साल अपनी सजा कंप्लीट कर ली, अब ये
स्टेट गवर्नमेंट को, गुजरात गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया जाए या फिर आपके द्वारा ही हमें रिमिशन दे दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्योंकि ऐसा प्रावधान हो सकता है। इस पे हम बता दें आप लोगों को कि प्रेसिडेंट आपके अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72, आपके गवर्नर, स्टेट के कोई गवर्नर अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161, और स्टेट गवर्नमेंट सीआरपीसी 433 से 433 और 432 के तहत किसी भी अपराधी यानी रेपिस्ट को या मर्डरर को, किसी को भी क्या कर सकती है, रिमिशन दे सकती है। लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लागू होता है कि उस व्यक्ति ने 14 साल अपनी सजा कंप्लीट कर ली हो। तो उसी में क्या हुआ कि राधेश्याम गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये मामला हम किसको सौंपते हैं, गुजरात गवर्नमेंट को सौंपते हैं, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को ये मामला हम देते हैं। जैसा मैं आप लोगों को बता दूं कि गुजरात गवर्नमेंट का इसमें जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, क्षेत्राधिकार ही नहीं था, क्योंकि ये मामला महाराष्ट्र में चल रहा था। और होता क्या है कि ये जो 11 अपराधी होते हैं ये जाते हैं महाराष्ट्र में ये अपनी बात रखते हैं कि इन्हें रिमिशन दे दिया जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट होती है, महाराष्ट्र कोर्ट होती है, इनकी बात को रिजेक्ट कर देती है, प्ली को हटा देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक बात का फायदा उठा के ये जो व्यक्ति था राधेश्याम, इन 11 अपराधियों में, वो बताता है कि ये मामला गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है, और गुजरात गवर्नमेंट से ये 10 और जो अन्य 10 और बचते हैं वो भी अपनी गुहार लगाते हैं कि उन्हें रिमिशन दे दिया जाए, और उन्हें रिमिशन दे दिया जाता है। जब उन्हें छोड़ दिया जाता है तो सितंबर 2022 को बिल्किस बानो और टीएमसी के एक नेता सुप्रीम कोर्ट में प्ली दाखिल करते हैं, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि वो अपराधी बाहर आ चुके हैं, तो मुसीबतें बिल्किस बानो के लिए बढ़ सकती थी। इस मामले को, जब बिल्किस बानो के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया, अच्छी तरीके से देखा, तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट को दार में रखा गया था, क्योंकि ये गुजरात गवर्नमेंट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था कि उन्हें ये रिमिशन प्रोवाइड करें। और उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जब ये केस चल रहा था महाराष्ट्र कोर्ट में, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को एक एप्लीकेशन के जरिए, एक समरी के जरिए गुजरात गवर्नमेंट बता सकती थी कि इसमें मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। इसके बावजूद गुजरात गवर्नमेंट ने उन 11 अपराधियों को छोड़ दिया, और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी सहानुभूति हमेशा किसके साथ, पीड़िता के साथ होनी चाहिए, ना कि अपराधियों के साथ। ये सारी जो बात है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट की निंदा की, गुजरात गवर्नमेंट को फटकार लगाई, और ये जो 11 अपराधी हैं इनके सजा को उन्होंने खारिज कर दिया, और 2 हफ्ते के अंदर जेल के सुपरिटेंडेंट को इन्होंने बोला है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इन 11 अपराधियों से कहा है कि आप 2 हफ्ते के अंदर जेल के सुपरिटेंडेंट को अपनी बात बताएं और आप जाकर वहां रिपोर्ट करें। मतलब कि इन 11 अपराधियों को फिर से जेल जाना पड़ेगा, ये तो तय है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को महाराष्ट्र पे छोड़ दिया है कि महाराष्ट्र इस पे क्या करती है, क्योंकि महाराष्ट्र के पास ही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल क्षेत्राधिकार है, क्योंकि महाराष्ट्र कोर्ट ही इस केस को देख रही थी। आशा है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने प्रयास किया है कि मैं आप लोगों को डिटेल में ये केस समझाने में समर्थ रहूं, आप लोगों को हर एक पॉइंट से अवगत कराऊं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन लाल क्लासेस के साथ। धन्यवाद।